सबको नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पोरीफेरा के सामान्य लक्षण तथा वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जेपी अमन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली। इंट्रोडक्शन में पोरीफेरा क्या है इसके बारे में बात करें तो पोरीफेरा एक बहुकोशिकीय जंतु है जिसमें जो शारीरिक संगठन है इसका सेलुलर लेवल का शारीरिक संगठन इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं मिलकर के शरीर की रचना करती है। पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है बियर। यानी कि ये ऐसे जंतु है जिनका पूरा शरीर छिद्रों के द्वारा छिद्रित होता है और ऐसे इन जंतुओं को पोर बियरर एनिमल्स भी कहते हैं। इसी के आधार पर इनका नाम पोरीफेरा रखा गया है। इनके शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो लूज एग्रीगेशन का मतलब होता है कि बहुत ही कम सघनता से आपस में जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार ये जंतु है, इनमें कोशिकाओं के दो स्तर देखे जा सकते हैं। अतः इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। यानी कि भ्रूणीय अवस्था में इनके अंदर दो स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा इनकी बॉडी बनती है। इनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वास्तविक रूप से अंग तथा तंत्रों का निर्माण नहीं करती है, लेकिन उनके सिमिलर फंक्शन, उनके जैसे ही कार्य करती है और जंतु को जिंदा रखती है। इन जंतुओं को स्पंज भी कहा जाता है और ये स्थानबद्ध जंतु होते हैं। इनके अंदर दो टाइप के पोर्स पाए जाते हैं, ओस्टिया एंड ओस्कुलम। और ये ज्यादातर जंतु जो हैं ये मेराइन होते हैं और सेडेंटरी का मतलब होता है ये किसी एक स्थान से जुड़े हुए होते हैं, स्थानबद्ध जंतु होते हैं। इनकी हिस्ट्री में लामार्क ने इनको जू फाइटा के अंदर रखा क्योंकि इनकी प्लांट लाइक नेचर के कारण इनको जू फाइटा के अंदर रखा। बाद में रोबर्ट, प्लांट लाइक नेचर मतलब ये स्थानबद्ध जंतु होते हैं, इस आधार पर और इनकी ब्रांचिंग पाई जाती है, तो लामार्क ने इन्हें जू फाइटा के अंदर रखा। रॉबर्ट ग्रांट ने इनकी जंतु प्रकृति को बताया और इनको जू फाइटा से निकाल करके एनिमल्स का दर्जा दिया क्योंकि इनके अंदर होलो टाइप की नेचर होती है, होलोफाइटिक टाइप का नेचर होता है और इनके अंदर सेलवाल जो है उपस्थित होती है और ये फ्री लिविंग लार्वा इनके अंदर उपस्थित होता है। इन लक्षणों के आधार पर रॉबर्ट ग्रांट ने इनकी जंतु प्रकृति को माना। एच.जे. क्लार्क ने इनके अंदर विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कोइनोसाइट्स कहते हैं उनकी बारे में बताया। और स्पंज जो शब्द है इनके लिए एरिस्टोटल के द्वारा स्पंज शब्द का प्रयोग इनके के लिए किया गया। सामान्य लक्षण में पोरीफेरा एक फाइलम है जिसके अंदर लगभग 6000 स्पीसीज को शामिल किया गया जो मेराइन प्रकृति की होती है, समुद्री के अंदर ही पाई जाती है और ये स्थानबद्ध जंतु होते हैं। परमानेंटली किसी सबस्ट्रेटम या किसी आधार से ये अटैच होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलेंड्रिकल कप के समान होती है, कप रूपी इनकी संरचना होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। अगर इनके संगठन को अपन देखें तो ओस्टिया इनके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो संख्या में अधिक होते हैं और इनके पानी का जो प्रवेश है इन ओस्टिया के द्वारा इनकी बॉडी के अंदर किया जाता है और ये ओस्टिया पानी में से जो फूड पार्टिकल्स है वो उनको छान करके अलग करते हैं और बॉडी के अंदर इनका एंट्री होती है। यानी कि बड़े पार्टिकल्स को ये बॉडी में प्रवेश करने से रोकते हैं। इनके अंदर जो आंतरिक जो कंकाल है वो स्पीकोस तथा स्पोंजियन फाइबर्स का बना होता है। इनकी जो दो स्तर इनकी बॉडी के अंदर बताए थे कि बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर। बाह्य जो स्तर होता है वो पिनेकोसाइट कोशिकाओं का बना होता है, अतः इस स्तर को पिनेकोडर्म कहा जाता है, जबकि आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं
कोइनोसाइट्स पाई जाती है, अतः इसे कोइनोडर्म्स भी कहते हैं। कोइनोसाइट्स इनके अंदर पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है और ये आंतरिक लेयर को बनाती हैं। इनके अंदर सेंसेशन यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता इन कोशिकाओं के से ही होती है। दोनों कोशिका स्तरों के बीच में नॉन सेल्यूलर मिजन कायम पाया जाता है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन ये दोनों कोशिकाओं के स्तरों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे ये जनरल जो स्ट्रक्चर है इनकी, कि इनके अंदर जो बॉडी जो है वो एक वेस्ट शेप का मतलब गमलेनुमा होती है, और इनके अंदर जो कैविटी जो पाई जाती है वो स्पंजोसील होती है, जो कि वास्तविक जो सिलोम जो है वो वास्तविक सिलोम ये नहीं है, जंतु स्थानबद्ध है। बाह्य जो इनकी जो बॉडी है उसके अंदर अनेक प्रकार की छिद्र आप देख सकते हैं, जो कि ओस्टिया कहलाते हैं, और ये बाहर की ओर वाटर करंट जिससे बाहर की ओर निकलते हैं इसे ओस्कुलम कहते हैं। अगर इसकी जो बॉडी वॉल है, जो डिप्लोप्लास्टिक लेयर है, उसको अगर अनुप्रस्थ काट में देखें तो आंतरिक भाग के अंदर जो जिन्हें कोइनोडर्म्स कहा जाता है, और ये कोइनोसाइट्स की बनी होती है, ये कोलर सेल्स होती है जिसके अंदर एक फ्लैजिला पाया जाता है, और ये इस टाइप से इनको अपन कोइनोसाइट्स सेल कहते हैं। जबकि जो बाह्य जो स्तर है वो पिनिकोसाइट्स या पिनिकोडर्म्स के द्वारा बना होता है, जिनके अंदर पोरोसाइट कोशिकाएं होती है, जिनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। इसका आंतरिक जो कंकाल है वो स्पिक्यूल्स तथा स्पोंजिन फाइबर्स का बना होता है। आंतरिक कंकाल को बनाने के लिए स्पिक्यूल्स तथा स्पोंजिन फाइबर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन ऑक्साइड आदि के बने हो सकते हैं, और इसके कारण इनकी बॉडी जो है वो कैल्शियम स्पॉन्ज और आगे इस टाइप के वर्गों के अंदर बनाई गई, जो अपन आगे इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और इनके अंदर जो स्पॉन्जिन फाइबर है वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, और स्पिक्यूल्स भी पाई जाती है। आंतरिक कंकाल को बनाने के लिए स्पॉन्जिन फाइबर तथा स्पिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, या कभी कभी दोनों उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जो मिजन कायम है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं पार करती है, लेकिन उस यानी कि जो सेल्स होते हैं मिजन कायम के अंदर किसी भी प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती है, लेकिन वो कोशिकाओं को एक लेयर से दूसरी लेयर के लिए कनेक्ट करने के लिए काम करता है। इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देखी जा सकती है, जैसे अमीबोसाइट्स है, जो कि स्पिक्यूल्स तथा स्पॉन्जिन फाइबर को स्रावित करती है, ट्रांसपोर्ट तथा फूड पार्टिकल्स को करती है, और एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर इनको रिपेयर तथा डैमेज काम भी इन कोशिकाओं के द्वारा अमीबोसाइट्स के द्वारा की जाता है। अमीबोसाइट्स वास्तव में एक टोटिपोटेंट कोशिकाएं होती है, जो कि इनकी जंतुओं की पूरी संरचना को बनाने की कैपेसिटी रखती है। यदि स्पंज को अपन एक कोशिकाओं को स्पंज की एक कोशिकाओं को अलग कर दें और पेटेड इसके अंदर रख दें, तो ये वापस ये कोशिकाएं एग्रीगेट होकर के पूरे जंतु को बनाने की क्षमता रखती हैं, और इस प्रकार इसमें रीजनरेशन की अपार कैपेसिटी होती है। फीडिंग के लिए इनके अंदर किसी विशेष प्रकार के ऑर्गेन्स या डाइजेस्टिव सिस्टम का पूर्ण अभाव होता है। इनके अंदर जो वाटर करंट है, जल धारा है, चूंकि जल के अंदर स्थानबद्ध जंतु है और किसी आधार के उपस्तंभ चिपके हो पाए जाते हैं, तो जब ओस्टिया के द्वारा इनकी बॉडी के अंदर वाटर करंट एंटर होती है, तो उसके साथ ही फूड पार्टिकल्स भी एंटर हो जाते हैं, और स्पंजोसील के अंदर के कॉन्टेक्ट में जो कोइनोसाइट्स रहती है वो फूड्स को लेती है, और लेने के बाद में ये जो फूड है, जो पानी है या जो वाटर करंट है, वो वापस ओस्कुलम के द्वारा बॉडी के बाहर की ओर निकाल देती है। इस प्रकार जो इनके अंदर वाटर करंट है वो फूड सप्लाई का कार्य करती है। ये बहुत सारे जो है जो जंतु जिनके अंदर किस टाइप का फीडिंग है, नेचुरल वाटर प्यूरिफिकेशन के अन्य जो एग्जांपल है, जिनके अंदर वाटर करंट के द्वारा ही फूड जो है वो एंटर करता है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल दोनों प्रकार का जनरेट पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
शरीर का कोई भाग टूट करके अलग हो जाता है, ये पूरा एनिमल है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाता है और नई स्पंज को बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोलर सेल्स या अमीबोसाइट सेल्स के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और ये गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और उसके बाद में डेवलपमेंट होने के बाद पूरा स्पंज जो है वो बनता है। अधिकांश जो स्पंज है उनके द्वारा स्पर्म तथा एग का निर्माण किया जाता है और ये अलग अलग जंतुओं से बनने वाले स्पर्म तथा एग यानी कि स्पर्म तथा ओवम ही आपस में फ्यूज कर पाते हैं। इस प्रकार इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वह समान प्रकृति के गैमेट्स में नहीं होता, लेकिन समान स्पीसीज के गैमेट्स के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है और इनके अंदर निषेचन के बाद में जो जाइगोट जो बनता है वो बॉडी के अंदर ही रहता है और इनके अंदर जो जनन है, डेवलपमेंट जो है वो आंतरिक होता है। इनके अंदर लार्वा जो है वो पेरेन्काइमुला होता है। इस प्रकार इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। पेरेन्काइमुला बॉडी से मुक्त होने के बाद में किसी ठोस सतह से चिपक जाता है और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जुवेनाइल स्टेज और बाद के अंदर कंप्लीट स्पंज को बनाता है। इसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों की तुलना की गई है, जिसके अंदर जो ये स्पंज है, स्पंज के अंदर स्पर्म जो है वो उष्टिया के द्वारा अंदर एंट्री करता है और इसकी जो इनर लेयर होती है जहाँ पर एग जो होते हैं उससे फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के बाद में जो लार्वा स्टेज है वो जिन्हें पेरेन्काइमुला लार्वा कहते हैं वो मुक्त होती है, वाटर करंट के साथ बाहर निकल जाती है और ये किसी आधार सतह के ऊपर जाकर के चिपक जाती है, सेटल हो जाती है और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा बाद में एडल्ट स्पंज को बना देती है। स्पंज जो है वो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर उनकी आकृति, उनके पोर्स, इसके आधार पर बहुत सारी चीजें इसके साथ में जुड़ी होती है। जैसे इनमें ब्रांचिंग होती है, ट्यूबुलर है, राउंड है, एनक्रेस्टिंग है, ग्लास है, बोरिंग है। इस टाइप के जो स्पंज है इनके नाम रखे गए हैं। ब्रांचिंग और ट्यूबुलर स्पंज के अंदर वोल्केनो लाइक मैसेज होते हैं। ये एनक्रेस्टिंग थिन और ब्राइट कलर के रॉक्स जो होती है उनके द्वारा बनाई जाती है। ग्लास स्पंज जो है डीप वाटर सेडिमेंट्स यानी कि गहरे जल के अंदर पाई जाती है। इनके अंदर जो स्पीक्यूल्स होते हैं वो सिलिकॉन ऑक्साइड के बने होते हैं। बोरिंग स्पंज जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो बाह्य कंकाल पाया जाता है, वो स्टेरोल के समान होता है। बाथ स्पंज जो है मेडिटेरियन सी और मैक्सिको के अंदर ये देखा जा सकता है। इसके अंदर स्पॉन्जियन फाइबर्स पाए जाते हैं, अतः ये बॉडी को साफ करने के काम भी आता है, अतः इसको अपन बाथ स्पंज कहते हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके अंदर जो वाटर वेस्कुलर जो कैनाल सिस्टम है जिसके माध्यम से इसके अंदर पानी का प्रवेश होता है और विभिन्न प्रकार की इसके द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है वो अगली अपन वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू।